ठीक है ना? मेरे ख्याल में नहीं, हम खुरम आपकी आज बात बाद में करते हैं। खुरम हुसैन तशरीफ ले आए हैं और रजा। जी खुरम, वेलकम टू नया दौर। थैंक यू। आपको पता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो उसमें थोड़ी वो इजाफा हो गया है। मैंने आपकी ट्वीट्स भी देखी कल रात को। आपने बड़ा मोहतात तरीके से लिखा हुआ था कि ज्यादा खुशी ना मनाएं क्योंकि इससे कई मसाइल भी होंगे। तो हम चाहेंगे जरा इसके ऊपर अपना आप तबसरा भी दें और आप ये हमें बताएं कि एक ये अच्छी खबर किस हद तक है और बुरी खबर किस हद तक है। जी खुरम। अच्छा रजा, ये अच्छी खबर इस हद तक है कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस की तरफ जा रहा था उस रास्ते से पाकिस्तान को उतारने की अब ठीक ठाक कोशिश हो रही है। और उससे उतारने का रास्ता और तरीका एक ही था और सबकी राय यही थी। सबसे मतलब जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं और जो कोई भी पाकिस्तान की मईशत को जानता है कि आईएमएफ प्रोग्राम को वापस रीस्टार्ट करना था। तो उसकी तरफ अब काम शुरू हो चुका है इन अर्नेस्ट। और मिफ्ता साहब खुद जो टाइमलाइन दे रहे हैं वो कह रहे हैं बाय मिड में कुछ हो जाएगा इसमें। लेकिन टाइमलाइन आगे जो है, जो अभी इवेंट्स होने हैं, जो शराइत पूरी करनी है पाकिस्तान में, वो बहुत सख्त है। तो आईएमएफ ने अपनी स्टेटमेंट में खुद कहा है कि दे वांट टू सी अ प्रॉम्प्ट रिवर्सल ऑफ द फ्यूल प्राइस कैप्स। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के ऊपर जो कैप्स लगाए गए थे उन्होंने प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया है लफ्ज, मीनिंग के जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और ये काम प्रोग्राम शुरू होने से पहले करना है। तो इसको आईएमएफ की लैंग्वेज में प्रायर एक्शन कहते हैं। जी तो अब 105 रुपए दी गई थी, ये को मेंटेन करने के लिए वो पैसे अब आप रिकवर करें कहीं और से, किसी और रेवेन्यू मेजर्स के तरीके के तहत। और नंबर 3 उन्होंने कहा है कि दिसंबर में जो हम लोगों ने फिस्कल टारगेट्स लगाए थे रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स के, बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर जिस हद तक हो सकता है, और उन्होंने आई डोंट थिंक ये कहा है कि वापस उसी प्रोजेक्शन पे आप आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि उसके वापस करीब आने की अब आपको इम्कानात करें। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उन टारगेट्स के तहत हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो कोई 3.6 ट्रिलियन रुपीस प्रोजेक्टेड शो कर रहा था उसमें। जाने से पहले शौकत तरीन साहब ने कहा कि वो 4.2 ट्रिलियन पे आएगा, यानी कि ऑलरेडी 600 अरब रुपए का गैप पैदा हो चुका था। आने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि 5.8 ट्रिलियन रुपीस पे आएगा ये फिस्कल डेफिसिट। और उसके ऊपर वो कह रहे हैं मजीद और 800 बिलियन रुपीस की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अप्रूव कर दी गई हैं जिनके लिए भी पैसे ढूंढने हैं। तो उनको मिला के ऑलमोस्ट 6.4 ट्रिलियन पे चला जाएगा ये फिस्कल डेफिसिट। आईएमएफ अब उनसे कह रहा है कि इसको अब आप किसी तरीके से वापस लाएं as close to the projected target of 3.6 trillion, जो दिसंबर के जो लास्ट स्टाफ रिपोर्ट जो फरवरी में निकली थी, जिसके में दिसंबर तक के डेटा को स्टडी किया था उन्होंने, वहां तक लेके आए। रजा, ये आसान रास्ता नहीं है आगे। आई थिंक अब इस गवर्नमेंट को, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, दे विल हैव टू वॉक ऑन हॉट कोल्स टू गेट देयर। नंबर 1। नंबर 2, आईएमएफ ने अभी ये नहीं कहा कि हम लोग के उन्होंने अप्रूव कर लिया है पाकिस्तान का ऑगमेंटेशन रिक्वेस्ट, जो पाकिस्तान ने मजीद और $2 अरब मांगे हैं और प्रोग्राम की एक्सटेंशन 1 साल से और मांगी है, वो अभी अप्रूव नहीं हुई। अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमने ये रिक्वेस्ट रिसीव किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, बस। ऑफ कोर्स अब उस रिक्वेस्ट को बाय लॉ दे हैव टू एंटरटेन द रिक्वेस्ट और उनको देखना पड़ेगा। एंड eventually पाकिस्तान हैज द राइट टू आस्क फॉर दीज रिसोर्सेज। आईएमएफ कमर्शियल बैंक तो नहीं है आखिर। बट आईएमएफ जो है वो अपनी कंडीशंस लगा सकता है। वो कह सकता है कि आप पहले अपने ये जो हमने आपके लिए प्रायर एक्शंस और टारगेट्स जो सेट किए वो पूरे करें, फिर आप हमें अपने फिस्कल ईयर 22 के जो एंड ऑफ ईयर आपके वो एक्चुअल नंबर्स आएंगे उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आपका जो फोर्थकमिंग बजट है उसमें आपने क्या स्ट्रेटजी लगाई है, किस किस्म के टारगेट्स आप सेट कर रहे हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद जाके फिर हम बात कर सकते हैं कि अगर इस फैसिलिटी को एक्सपैंड करना है और एक्सटेंड करना है। तो ये एक निहायत ही मुश्किल टारगेट है। और मेरे तो ख्याल में, मैं अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा स्पेकुलेट कर दूं कि अगर इन सारी शराइत को पूरा करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो 200 रुपए से ऊपर जा सकती है बड़े आसानी से।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन शराइत को पूरा करने के लिए नॉट ओनली इनको फ्यूल प्राइस कैप्स हटा के फुल मार्केट प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल मार्केट में लानी पड़ेगी, जो प्राइस कैप से पहले होता था, बट एट द सेम टाइम उनको मजीद और ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे इन ऑर्डर के अपनी फिस्कल सिचुएशन को काबू कर सकें। एंड वो सारा मिला के इनका इम्पैक्ट जो है, मुझे लग रहा है कि ये 200 से ऊपर जा सकती है बात यहाँ पे। इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो अवाम पे क्या आएगा वो तो आई थिंक हम सब की अकल हमें बताती है, लेकिन बाकी मईशत पे जो इसका इम्पैक्ट कैस्केड करके गुजरेगा, हाइटेंड इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, pressure on the currency for further devaluation जो वापस फीड करेगी into inflation, तो इस सिचुएशन को काबू करना बहुत मुश्किल है। ये लिटरली एक हैंड ग्रेनेड है जो अब मिफ्ता साहब के हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ है, और समहाउ उन्होंने अब इस बॉम्ब को, मे बी हैंड ग्रेनेड नहीं लेकिन टाइम बॉम्ब आप समझ लें, जिसको अब डिफ्यूज करना है उन्होंने। तो बहुत बहुत मुश्किल रास्ता है और बहुत मुश्किल फैसले उन्होंने करने पड़ेंगे। आज रात की मैं देख रहा था, मिफ्ता साहब ने खुद आके कहा है कि फिलहाल वो अभी ये फैसला नहीं कर रहे पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करने से। ईद से पहले मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा इनके लिए, लेकिन जितना डिले करेंगे उतना ही इनके लिए IMF प्रोग्राम को की बहाली डिले होएगी, उससे आपकी एक्सचेंज रेट और इन चीजों पे, आपके ज़रिए मुबादला पे इम्पैक्ट आता है, आपकी अनसर्टेनिटी इकोनॉमी के ऊपर परसिस्ट करती है। तो अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइमलाइन है जो उन्होंने जिससे गुजर के उन्होंने पहुंचना है उस मंजिल तक जहां पे IMF से $2 अरब मजीद और मिलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू खुरम। और ये मुझे अब थोड़ा सा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, प्लीज 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 गो अहेड मुजम्मिल साहब। खुरम, ये जो उनकी स्कीम बनने की समझ आ रही है कि जी बाइक्स और 1000 सीसी तक की गाड़ी को तो सस्ता फ्यूल मिले, लेकिन जो 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी हैं ये फ्यूल कार्ड्स बनाएं, और जो बड़ी गाड़ियां हैं 1200 1300 लैंड क्रूजर्स हैं, होंडा सिविक्स हैं, कोरोलाज हैं, उनको जो है वो मार्केट रेट पर पेट्रोल मिले, और स्पेशली बाइक्स के लिए सब्सिडी रह जाए और छोटी गाड़ियों के लिए रह जाए, और बाकी सब के लिए जो है वो सब्सिडी खत्म हो जाए। डू यू थिंक ये IMF को भी एक्सेप्टेबल होगा और ये कोई वर्केबल सोल्यूशन है? और इसमें ये भी डाल दें कि इस तरह की तजवीज भी आ रही है कि खासतौर पर ये जो 2 स्ट्रोक इंजन है, मोटरसाइकिल्स हैं, रिक्शा हैं, उनके लिए आप 87 रॉन जो है वो शुरू करें, वो सस्ता पड़ेगा, और इस तरह की बातें भी आ रही हैं। जी, आई थिंक इस टाइप की कोई स्कीम ये लोग लाने की कोशिश तो करेंगे। ये कितना वर्केबल है मुझे तो नहीं लग रहा है इतनी ज्यादा वर्केबल होगी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के दरमियान आप डिफरेंस फिर भी शायद थोड़ा वर्केबल हो जाए, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा ज्यादातर पंप्स पे 2 व्हीलर्स के लिए उन्होंने वैसे ही अलग पंप्स लगाए होते हैं। लेकिन उधर पे लीकेजेस और ब्लैक मार्केटिंग का कितनी पॉसिबिलिटी होएगी। जितना इस स्कीम को वो इंट्रिकेट करेंगे, 2 व्हीलर के लिए एक रेट है, 1300 सीसी के लिए एक अलग रेट है, 1800 सीसी के लिए अलग रेट है। नहीं, दो ही रेट होंगे, रेट होंगे। अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के दरमियान करें तो फिर भी शायद कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो पुल टुगेदर कर सके इस चीज को। लेकिन ज्यादातर जो आपका फिर इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट पे आना है, आपकी जो जरूरी अशियात है जो डीजल के ट्रक्स पे ही मूव करती हैं इस मुल्क में, फूड इन्फ्लेशन वहां पे उधर तो आएगा इम्पैक्ट, उसको तो आप नहीं अवॉइड कर सकते। मोटरसाइकिलों के जरिए आप कुछ हद तक अर्बन आपकी जो लो मिडिल क्लास तबका है उनको रिलीफ थोड़ी बहुत मिल सकती है, बट द लार्जर इम्पैक्ट जो है इस इकोनॉमी पे, जो फूड इन्फ्लेशन और तमाम और चीजों की जो इन्फ्लेशन आएगी, उसको तो नहीं ये वाले स्टेप्स रोक सकेंगे। और IMF इस चीज को उसी सूरत हाल में कबूल करेगा अगर इसका फिस्कल इम्पैक्ट न्यूट्रल है, यानी कि अगर आप ये सब्सिडी दे रहे हैं 2 व्हीलर्स को तो वही पैसे आप रिकवर कर रहे हैं 4 व्हीलर्स से, और ताकि गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट ना आ रहा हो, तो फिर वो कर सकेंगे। देन इट्स पॉसिबल कि the IMF will agree, but that will mean a higher yet price for 4 wheelers. तो इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस है, इतना सिंपल नहीं होगा इनके लिए अरेंज करना, बट आई थिंक द फैक्ट कि ये इसकी बात ही कर रहे हैं इस तरह का, उससे आपको ये अंदाजा होता है कि ये एक्चुअली इन रियलिटी कितना मुश्किल फैसला है, और इसको इम्प्लीमेंट करना is literally like diffusing a time bomb. It's a very difficult, very difficult job, and especially जैसे ईद अब आ रही है, ईद से पहले तो आई थिंक ऐसा स्टेप लेना पॉलिटिकली नामुमकिन है इन लोगों के लिए। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खुरम ये बताइए कि ये जो डॉलर की स्टेबिलिटी जो है, ये अगर अभी तो आईएमएफ से बात स्टार्ट हुई है, फिर आगे जो मामलात हैं कि सऊदी अरेबिया, चीन, कतर, यूएई, तुर्की से भी बात ये गवर्नमेंट करेगी, और तो आपके ख्याल से अगर डॉलर की कीमत में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की थोड़ी आसानी होती है, तो उससे कुछ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो कम से कम रुक जाएगा, थम जाएगा, वो उस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। डू यू एग्री विद दिस? Yeah, I do agree. I think devaluation जो है that feeds into inflation in a big way. ठीक है, तो काफी जो ड्राइवर्स होते हैं इन्फ्लेशन के, उनमें से डिवैल्यूएशन इज अ बिग वन। फिर उसके अलावा और भी होते हैं, बट आई थिंक अभी जो इस गवर्नमेंट के लिए एक एक रास्ता है जिससे ये लोग अपना, या एक तरीका है जिससे ये लोग अपना रास्ता थोड़ा आसान कर सकते हैं, वो यही है कि इनको बैरूनी इमदाद कुछ मिले फ्रेंडली ममालिकात से। तो सऊदी अरब से अगर मजीद और कोई चंद अरब डॉलर के डिपॉजिट्स आ जाए, चीन से भी इस टाइप के डिपॉजिट्स आ जाए, उसके बाद यूएई से भी पूछे जाए, तो मिला जुला के अगर कोई 5 अरब डॉलर ले आए, मैं वैसे ही 5 अरब कह रहा हूँ, ये कोई ऐसा हार्ड फिगर नहीं है, लेकिन समथिंग इन दैट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी रिक्वायर्ड। इट विल help take the edge of what they have to do. लेकिन उसमें एक मसला ये इनको आता है हमेशा कि यूजुअली इस किस्म की इमदाद देने से पहले जो देने वाला मुल्क होता है वो इंसिस्ट करता है कि पहले आप आईएमएफ प्रोग्राम पे चले, उसके बाद काम होगा। तो कोई भी मुल्क जो जिसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्ट्रेस में है, जब वो बैरूनी इमदाद मांगता है तो कोई उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता यूजुअली, अगर वो आईएमएफ प्रोग्राम पे ना हो, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम से फिर आपको कुछ वो अश्योरेंस मिलती है कि स्टेबिलिटी होएगी और आपके अखराजात जो है उनको मॉनिटर किया जा रहा होगा कि आप इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज नहीं फॉलो कर रहे। तो उसके लिए भी आई थिंक पहले प्रोग्राम पे चढ़ना जरूरी है, और फिर प्रोग्राम पे चढ़ने के बाद दे कैन पोटेंशियली गो टू सऊदी अरेबिया, चाइना एंड ट्राई एंड गेट। अगेन आई कुड बी रॉन्ग ऑन दिस, मे बी रियलिटी में होएगा कि एकदम से सऊदी अरब और चाइना से पहले पैसे आ जाएंगे, बट ऐसे यूजुअली होता नहीं है। जी, सऊदी अरब जा तो रहे हैं, सऊदी अरब जा तो रहे हैं, सऊदी अरब जा तो रहे हैं। और मुझे याद है कि जब 2019-20 में जब खान साहब बहुत डिले कर रहे थे अपना आईएमएफ प्रोग्राम पे जाना, तो तब भी चाइना और सऊदी अरब से इनको हेल्प तो मिल गई थी बिफोर गेटिंग ऑन द प्रोग्राम, लेकिन उसमें भी अश्योरेंस उनको ये दी गई थी इन दोनों पार्टीज को कि पाकिस्तान जल्द से जल्द प्रोग्राम पे चढ़ेगा, एंड वो फिर जुलाई तक हो गया था, जून तक हो गया था इनफैक्ट, जून 2019 तक। तो इस दफा मे बी इफ देयर इज अ रिपीट ऑफ दैट एपिसोड, आई डोंट नो। देखिए यूएई से तो सऊदी से भी ताल्लुकात हैं अच्छे इनके, और बीच में कुछ माजी में मसला आ गया था, लेकिन यूएई चाइना से भी इनके ताल्लुकात, चाइना से भी अच्छे हैं, लेकिन यूएई से तो बहुत करीबी हैं, खुसूसन शहबाज शरीफ साहब के, उसका मुझे जाती तौर पे इल्म है। और ये जो भी मौजूदा जो गुफ्तगू भी हुई जी, और कतर से भी जी, तो मौजूदा जो गुफ्तगू हुई पीएमएलएन की पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों में, उसमें मुझे ये मालूम है ऑन अथॉरिटी कि यूएई का उसमें एक रोल था। उस रज़ा, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं जब आपके शो पे आया था, आपने पूछा था कि जो भी, तब आई थिंक ये तब्दीली आई नहीं थी हमारे माशरे में जो हमने अभी देखी है नो कॉन्फिडेंस के बाद, लेकिन तब भी मैंने यही कहा था, आपको बताया था कि जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट है उसको आईएमएफ प्रोग्राम पे चढ़ना होगा, आईएमएफ आके ये चीज मांगेगा कि आप ये फ्यूल प्राइस कैप्स रिवर्स करें, वो डिसीजन इनको बहुत मुश्किल लगेगी, और उसको आसान करने के लिए ये लोग बैरूनी इमदाद मांगेंगे सऊदी अरब और चीन से। ये बड़ा स्टैंडर्ड पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आती है नई उनका ये रास्ता होता है। तो आई थिंक इस इमदाद के बगैर इनके लिए गुजारा काफी मुश्किल होगा, अगर सिर्फ अपने 2 पैरों पे खड़े होके इतना बड़ा बोझ उठाने की कोशिश करें जिस साइज की एडजस्टमेंट इनसे मांगी जा रही है, तो कर तो लेंगे, लेकिन इट विल बी पॉलिटिकल सुसाइड। आई थिंक एनीवन कैन सी कि जो पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक इनको करनी पड़ेगी, माइंड यू, इट विल बी द सिंगल लार्जेस्ट सच हाइक एवर अंडरटेकन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो आप खुद उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि वो
इंक्रीमेंटली करनी चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए, या एकदम कर देंगे आईएमएफ की कंडीशंस को मीट करने के लिए? आईएमएफ ने तो कहा है कि जब तक ये चीज आप न्यूट्रलाइज नहीं करते, नॉट ओनली दैट बट इसके साथ साथ ब्रिंग इन मेजर्स टू रिकवर जितने पैसे आपने ऑलरेडी खर्च कर दिए। जैसे आज की खबर है कि प्रेसिडेंट साहब ने दोबारा ऑथराइजेशन साइन की है 40 अरब रुपए और उस अकाउंट में डालने के लिए जहां से ये पेट्रोलियम डिफरेंशियल क्लेम्स पे किए जाते हैं। तो अब तो कोई 100 अरब रुपए से ऊपर हो चुका है जो ऑलरेडी इसमें सब्सिडीज में पेमेंट्स जा चुकी है। एंड मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि अगर 1 महीना और हमने चलाया तो 96 बिलियन और लग जाए। तो आईएमएफ कह रहा है कि आपने ये पैसे भी रिकवर कर दिए वापस। तो और वो सारा आपने पहले करना है बिफोर गेटिंग ऑन टू अ प्रोग्राम। तो you know it is an incredibly difficult decision to have to make, but they will have to do it sooner or later. बिल्कुल, they have to do it sooner. Thank you खुरम। कोई और क्वेश्चन है सोलंकी साहब या मुजम्मिल, या हम खुरम को इजाजत दे दें? नहीं, मेरे ख्याल में हमने काफी उनका वक्त लिया। जी, शुक्रिया खुरम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।